नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर बढ़ते तनाव के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक खड़गे के घर पर हुई, जिसमें राज्य की राजनीतिक संरचना, सरकार में संभावित बदलाव और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एडजस्टमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार अगले 2 दिनों में अंतिम फैसला आ सकता है। दिल्ली में दोनों नेताओं ने कई विकल्पों का मूल्यांकन किया और किसी भी बदलाव के राजनीतिक असर का आकलन किया। यह मीटिंग उस समय हुई जब सिद्धरमैया और शिव कुमार ने कुछ घंटे पहले बेंगलुरु में नाश्ते पर मुलाकात की थी, जिसे तनाव कम करने की कोशिश माना गया। दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एकता दिखा रहे हैं और हाईकमान की बात मानने की बात दोहरा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व कैबिनेट फेरबदल और संगठनात्मक बदलाव जैसे कदमों पर विचार कर रहा है। साइक्लोन दितवा शनिवार दोपहर श्रीलंका से होकर गुजरा और भारी तबाही छोड़ गया। श्रीलंका में अब तक 153 लोगों की मौत और करीब 151 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई है। तूफान के समुद्र में लौटते ही आईएमडी ने चेतावनी दी कि यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और मजबूत हो सकता है। रविवार सुबह तक इसके दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहुंचने और तमिलनाडु, पुडुचेरी व दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के करीब आने की संभावना है। तूफान फिलहाल चेन्नई से लगभग 380 किलोमीटर दक्षिण में है और उत्तर की ओर लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर 54 फ्लाइटें रद्द की गई और राज्य भर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। रेलवे सेवाएं भी प्रभावित हुई और कई ट्रेनें रोकनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति, चित्तूर और नेल्लौर समेत कई जिलों में भी तेज बारिश का अनुमान है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तमिलनाडु के 14 जिलों में तैनात की गई हैं। भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू करते हुए 12 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमें वहां भेजी हैं। दितवा के 30 नवंबर की सुबह भारत के तटों पर लैंडफॉल करने की उम्मीद है। पाकिस्तान सेना के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी कैंप मौजूद हैं और वहां अल-कायदा, आईएसआईएस समेत कई आतंकी संगठनों की लीडरशिप एक्टिव है। उन्होंने अफगान तालिबान शासन से मांग की कि वह आतंकियों को पनाह और समर्थन देना तुरंत बंद करे। जनरल शरीफ ने तालिबान के इस दावे को खारिज किया कि टीटीपी के सदस्य पाकिस्तान के नागरिक हैं और यहां से पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि अगर वे वास्तव में पाकिस्तानी हैं तो उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और नेटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ते समय करीब $7 अरब के हथियार वहां रह गए थे और अब इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आतंकी हमलों में हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। लखनऊ की एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने अल-कायदा टेरर कॉन्स्पिरेसी केस में 2 और अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोषी ठहराए गए मोहम्मद मुस्तकीम और शकील दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b)(a) और आईपीएस की धारा 120(b) के तहत 20 महीने जेल और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एनआईए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। इससे पहले 30 अक्टूबर 2025 को इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद मोहित को भी दोषी ठहराया गया था। एनआईए के मुताबिक यह मामला 11 जुलाई 2021 को यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्तियों से जुड़ा है, जिन पर आरोप था कि अलकायदा का सदस्य उमर हलमंदी लखनऊ में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए लोगों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और भर्ती करने का काम कर रहा था। जांच के बाद कुल 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुख्य और अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने के बाद सरकार ने 8.2% की तेज वृद्धि दर पर खुशी जताई, जो 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। लेकिन विपक्ष ने इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह संयोग नहीं कि ठीक उसी समय आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को C ग्रेड दिया, जो दूसरी सबसे कम रेटिंग है।
जयराम रमेश और पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। विपक्ष का कहना है कि भारत अभी भी 2011-12 के पुराने बेस ईयर पर जीडीपी निकाल रहा है। डिफ्लेटर बहुत कम रखा जाता है, जिससे वास्तविक जीडीपी वृद्धि ज्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर अप्रैल-जून 2025 में नॉमिनल वृद्धि 9.7% थी, लेकिन असली मुद्रास्फीति 4.5% लगाएं तो रियल वृद्धि सिर्फ 5.2% रह जाती है। विपक्ष ने उत्पादन और खर्च के आंकड़ों में बड़े अंतर और मौसम के हिसाब से डेटा एडजस्ट न किए जाने पर भी सवाल उठाए। सरकार का कहना है कि तेज वृद्धि सुधारों का नतीजा है, लेकिन कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि मौजूदा गणना पद्धतियां, जो कि जीडीपी कैलकुलेट करने का पुराना तरीका है, जीडीपी को 1 से 2.5% तक बढ़ा सकता है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जब उसके वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में गुप्ता को पार्टी में शामिल किया गया। भाजपा में शामिल होते हुए गुप्ता भावुक हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन के समय नौकरी छोड़कर पार्टी बनाने वालों की अब कोई कद्र नहीं है और अरविंद केजरीवाल उनसे वर्षों से मिले तक नहीं। गुप्ता ने दावा किया कि कई आम आदमी पार्टी नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमसीडी उपचुनाव में अशोक विहार से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जिसे पहले पार्टी ने नोटिस जारी किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। दोनों नेता मुख्यमंत्री आवास पर हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए। सिद्धरमैया ने साफ कहा कि न उनके बीच अभी कोई विवाद है, न आगे होगा, और दोनों मिलकर 2028 के विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी पर काम करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे हाईकमान के हर फैसले का पालन करेंगे और कंफ्यूजन केवल कुछ मीडिया रिपोर्टों की वजह से पैदा हुआ है। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने भी दोहराया कि वे और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हाईकमान जो तय करेगा वही अंतिम होगा। दोनों नेताओं के यह बयान ऐसे समय में आए हैं जब राज्य में रोटेशनल सीएम फॉर्मूला को लेकर सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अहम बैठक जल्द होने की उम्मीद है, जिसमें नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सिद्धरमैया पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पूरा कार्यकाल सीएम रहने का आदेश मिला है, जबकि शिव कुमार ने संकेत दिया था कि 2.5 साल बाद पद बदलाव का वादा किया गया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार और एजेंसियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है और अधिकारियों को एयर कंडीशन मीटिंग रूम छोड़कर स्मॉग भरी सड़कों पर उतरकर काम करना चाहिए। बेदी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि जैसे उन्होंने पुडुचेरी में अपने कार्यकाल के दौरान उनसे जूम बैठकों में असरदार तरीके से काम कराया था, वैसे ही दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण संकट पर भी तेज कार्रवाई की जरूरत है। बेदी के अनुसार भारत का एयर पोल्यूशन कोई अचानक हुई समस्या नहीं, बल्कि दशकों से कमजोर कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी एजेंसियां फील्ड विजिट, रियल टाइम निगरानी और मिलकर काम करें, तभी हालात बदलेंगे। इसी बीच शनिवार को दिल्ली का AQI 316 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में है, और नवंबर में अधिकांश दिन हवा की स्थिति खराब रही है। बेदी ने एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट भी दिया, जिसमें केंद्र, राज्यों, पुलिस, नगर निकाय और जिला प्रशासन को जमीन पर सख्त कार्रवाई की सलाह दी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के काम में लगे कर्मचारियों की मौत की लगातार खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में SIR के काम में लगे 2 कर्मचारियों की मंगलवार को मौत हो गई थी। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब मैं कल रात फतेहपुर में सुपरवाइजर के परिवार वालों से मिलने गया, जिनकी SIR के दौरान मौत हो गई थी, तो परिवार ने मुझे बताया कि उन पर सरकार की तरफ से प्रोसेस जल्दी पूरा करने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है? पश्चिम बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं। SIR प्रोसेस के दौरान मर रहे चुनाव आयोग के कर्मचारियों की मदद कौन करेगा? चुनाव आयोग को आगे आकर मदद करनी चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एसआईआर के काम में लगे लेखपाल सुधीर कुमार स्कोरी ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई 39 मौतों को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से 1.5 घंटे मिला और आरोप लगाया कि सीईसी के हाथों पर खून लगा हुआ है। पार्टी का दावा है कि अव्यवस्थित काम, दबाव और कम ट्रेनिंग के कारण 39 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं, जबकि 15 पीएलओ अस्पताल में भर्ती हैं। टीएमसी ने कहा कि एसआईआर का असली निशाना बंगाली भाषी मतदाता है, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार से सटे अन्य राज्यों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। पार्टी ने हाल ही में बूथ लेवल एजेंट यानी पीएलए की नियुक्ति के नियम में किए गए संशोधन पर भी सवाल उठाया। पहले पीएलए उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए था जहां वह तैनात होता है। नए नियम में उसे पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ का मतदाता होने की छूट दे दी गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता 1 करोड़ नाम काटने की धमकी दे रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। अनुमान लगाया जा रहा है कि टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में इसे बंगाली अस्मिता के मुद्दे के रूप में उठाएगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने यानी ममता बनर्जी ने शुरू में वक्फ संशोधन का विरोध किया था। महीनों बाद उनकी सरकार ने भारत सरकार के संशोधित वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में नए वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने जिला अधिकारियों को 5 दिसंबर तक 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। गुरुवार को सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग ने तय समय सीमा तक राज्य की वक्फ संपत्तियों की जिलेवार जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए कानून को लागू नहीं होने देंगी। जम्मू के नरवाल इलाके की एक घटना इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने कश्मीरी पत्रकार अरफाज अहमद के परिवार का 3 दशक पुराना घर अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया। उनके बूढ़े पिता गुलाम कादिर डिंग के मलबे पर बैठकर रोने का वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। जेडीए का कहना है कि उन्हें पहले नोटिस दिया गया था और परिवार ने खुद लिखा था कि यह मकान उनका नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रहे हैं। इस बीच उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे 1361 वर्ग फीट प्लॉट को अरफाज के परिवार को दे दिया ताकि वे दोबारा अपना घर बसा सकें। इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन पर गरीब परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई अब्दुल्ला सरकार के आदेश पर हुई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.